गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं वह है 74वां संविधान संशोधन 1992 नगरीय शासन व्यवस्था, जो कि 1 जून 1993 से लागू हुआ। इससे पहले जो 73वां संविधान संशोधन था वह भी डिसेंट्रलाइजेशन के भावना के आधार पर बनाया गया था। वह ग्रामीण था या ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित था, जबकि 74वां संविधान संशोधन, जिसको हमने नाम दिया है 92 का, लेकिन 1 जून 93 से लागू हुआ, यह शहरी शासन व्यवस्था से संबद्ध है। संसद में 1992 में नगर पालिकाओं के संबंध में संविधान कौन सा 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में अधिनियमित किया गया और यह 1 जून 1993 की तारीख से लागू हुआ और उसी दिन अधिसूचित किया और उसी दिन से लागू हुआ। अब बात आती है मुख्य, वह यह है कि ये 74वां संविधान संशोधन की आवश्यकता क्या थी। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि लोकतंत्र के मंशा के लिए ये आवश्यक है, या लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो पूर्व में शहरी नगरीय स्थानीय स्वशासन था, उसका वित्तीय आधार कमजोर था। और जब आपको मालूम है कि कोई भी संस्था या कोई अन्य राज्य की व्यवस्था जिसके पास वित्तीय संसाधन का अभाव हो, वह पूर्णतया पूर्ण ऊर्जा के साथ काम नहीं कर सकती है। नगर निकायों के प्रतिनिधियों की बर्खास्त की या नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी समय पर चुनाव नहीं हो रहे थे, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। इसके अतिरिक्त महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व शहरी निकायों में न के बराबर था। अतः बहुत सारी कमियों को दूर करते हुए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगर निकायों की संरचना, गठन, शक्तियां और कार्यों में अनेक परिवर्तन का प्रोविजन किया गया। आज का जो हमारा अध्याय है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को स्थानीय शासन से अवगत कराना, 74वें संविधान संशोधन से अवगत करवाना, डिसेंट्रलाइजेशन की जो भावना हमारे संविधान के मूल में है उसे अवगत करवाना। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सेपरेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों चीजें हमारे यहाँ प्रमुखता से देखने को मिलती है और इसके लिए प्रयास भी किया जाता है। हमारे यहाँ की सबसे छोटी इकाई गांव और बड़ी इकाइयों में बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या यूटी आती है, तो सभी में शक्ति का विकेंद्रीकरण जो बराबर करने का प्रयास किया गया है। तो मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है 74वें संविधान संशोधन के? वो है कि देश में नगर संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के अधिकारों में एकरूपता हो। नगर पालिका कार्यकलापों में जनप्रतिनिधियों का पूर्ण योगदान अर्थात राजनीतिक प्रक्रिया के तहत उनको लाया जाना। नियमित निश्चित समय पर उन पर चुनाव होना, उनके भंग होने पर उनका पुनर्गठन होना और जनप्रतिनिधि जो उसमें बैठते हैं, जो उसके लिए चुन के आते हैं, वह उनकी नीतियों का, उनके विभिन्न योजनाओं के निर्माण, नियोजन, क्रियान्वयन आदि के बारे में अपने विचार रखें और प्लानिंग करके उनको इम्प्लीमेंट करें। समाज की कमजोर जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए
संविधान संशोधन अधिनियम में प्रतिशतता के आधार पर रिजर्वेशन रखा जाए। प्रत्येक प्रदेश में स्थानीय नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन हो, जो राज्य सरकार व स्थानीय नगर निकायों के बीच शक्ति के स्थानांतरण सिद्धांतों को परिभाषित करे। इस सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता हो। अगर हम लोग और अधिक पीछे जाएं तो इस संविधान संशोधन का उद्देश्य स्थानीय नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, पंचायतों और नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम में एकरूपता स्थापित करना और नगर विकास व नागरिक कार्यकलापों में शहरी जनता की सक्रिय भागीदारी या उनके पहुंच को बढ़ाना। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में एकरूपता प्रदान की गई। ये सब आवश्यकताओं में आता है। नगर विकास व नागरिक कार्यकलापों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में शहरी आम जनता की पहुंच को बढ़ाया गया। ये सारी की सारी मोटी मोटी बातें। इसके अतिरिक्त जो आती है वो ये आती है कि समाज, शहरी क्षेत्र की बात की जा रही है, वहाँ की अनुसूचित महिलाओं, जनजाति, पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी इनमें पहुंचे। इसके अतिरिक्त इन स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया और संविधान की भावनाओं के अनुकूल लोगों की आवाज इन निकाय में पहुंचना सुनिश्चित किया गया। नगर निकायों के गठन एवं संरचना शहरी क्षेत्रों के आकार व जनसंख्या आधारित अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों में नगर निगम का गठन करना, छोटे नगर क्षेत्रों 50,000 से 1 लाख तक नगर पालिका और संक्रमणशील में नगर पंचायत का गठन होने का प्रस्ताव रखा गया। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद व नगर पंचायत, इसके अतिरिक्त वार्डों की संख्या, वार्डों का परिसमन, वार्ड प्रतिनिधित्व, पदेन सदस्य, अध्यक्ष का चुनाव, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई। पदेन सदस्य के ऊपर राज्यसभा व राज्य विधान परिषद की ऐसे सदस्य जो नगरीय निकाय के अंदर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो, जैसे एमएलए। नगर पालिका प्रशासन में विशेषज्ञ या ज्ञान का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नुमाइंदगी के रूप में वहाँ रखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रस्तर 5 के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष यदि कोई हो, उन्हें भी उनका मेंबर बनाया जाए। इनके कार्यकाल की बात आती है, वो जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष किया गया और इस 5 वर्ष के अतिरिक्त यदि नगर पालिका किसी कारण से भंग हो जाती है तो या बोर्ड जो नगर निगम है वो बोर्ड भंग हो जाता है तो या उसे बर्खास्त कर दे राज्य सरकार, तो 6 माह के अंदर अंदर अनिवार्य रूप से चुनाव होना चाहिए। इनकी बैठकों की और अगर कार्यवाहियों की बात करें तो कार्यकाल पालक पदाधिकारी निश्चित नियम, निश्चित समय पर प्रति माह एक बैठक आयोजित करता है। इन सभी में इन नगर पालिका के सदस्यों को एक मानदेय भी दिया जाता है और अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर ना हो तो बैठक अध्यक्ष आयोजित करेगा और आपातकालीन बैठक 3 दिनों से पूर्व नोटिस देकर के आयोजित की जा सकती है। कई बार ये 24 घंटे में भी आयोजित की जा सकती है।
गण पूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों की उपस्थिति मानी जाएगी। गण पूर्ति के अभाव में बैठक में लिया गया निर्णय और बैठक दोनों ही मान्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की उसमें सहमति आवश्यक होगी। यदि कोई सदस्य प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे कम से कम 1 सप्ताह पूर्व अध्यक्ष को अपने इस विचार से लिखित रूप से अवगत कराना होगा। कोई भी नगर पालिका सदस्य सभा में व्यवस्था के प्रश्न को अध्यक्ष के समक्ष उठा सकता है, लेकिन उस पर तब तक कोई चर्चा नहीं की जाएगी जब तक कि उपस्थित सदस्यों की राय जाए न तो अध्यक्ष उपयुक्त ना समझे। अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही या संचालन के कुछ भी नियम भी है। हालांकि पूर्व में एक चीज और भी रह गई है कि प्रत्येक सदस्य जो नगर पालिका का प्रश्न पूछ सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपनी प्रॉब्लम रख सकता है, लेकिन ये सभी अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। अगर इसकी कार्यवाही की बात करें तो पिछली जो मीटिंग हुई है उसकी मिनट्स को पढ़ा जाता है। उसके बाद में इस माह का जो चालू माह है जो समाप्त होने जा रहा है उसका लेखा जोखा रखा जाता है। स्थानीय स्तर की कोई सूचनाएं उनका आदान प्रदान किया जाता है। जो कमिटीज काम कर रही है उनके प्रतिवेदन पढ़े जाते हैं, उनके नोट्स को देखा जाता है और अगली जो बैठक है उसमें लिए जाने वाले मिनट्स को रखा जाता है या बिंदुओं को रखा जाता है। अगर कोई अपील है तो उन पर भी विचार किया जाता है और निर्णय किए जाने के बाद उसे एक रजिस्टर में मेंटेन भी किया जाता है। अगर हम नगर निकायों में वित्तीय प्रबंधन या आय की बात करें तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि इनको दी जाती है। नगर निकायों द्वारा ये 74th संविधान संशोधन के अंतर्गत सारी बातें हो रही है। और राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि, नगर निकायों द्वारा वसूले गए कर से प्राप्त धनराशि और राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशि, एक निश्चित अनुदान इन सभी का दिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में समय समय पर अनुदान देने की प्रथा को समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कुल करों में से एक अंश निर्धारित कर दिया गया है। स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि के विवरण का आधार 80% जनसंख्या एवं 20% क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त प्रत्येक केंद्रीय वित्त आयोग प्रतिवर्ष शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटित करता है। केंद्रीय वित्त आयोग के निर्देशानुसार केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा दी गई राशि का उपयोग वेतन मजदूरी में नहीं किया जाएगा, बल्कि ये सामान्य सुविधाएं जैसे जल निकासी, कूड़ा निकासी, शौचालयों की सफाई, मार्ग, प्रकाश यानी बिजली इत्यादि में इसका उपयोग किया जाए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 18 दायित्व शहरी निकाय स्थानों को दिए गए हैं, राज्य सरकारों को उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नगर निगमों को आवश्यक राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नगर पालिका के आय का मुख्य स्रोत उसके द्वारा लगाए गए विभिन्न शुल्क एवं कर भी है। नगर निकाय में बजट की आवश्यकता है और महत्ता, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो अगर बजट ही नहीं होगा तो नगर निगम कैसे काम करेगा। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी इस व्यवस्था को मजबूत किया गया है। बजट आय तथा व्यय का एक अनुमान जो कि अपने संशोधनों के उपयोग के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक नीतियों के निर्धारण, व्यय संबंधी निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक वित्तीय नियोजन का एक माध्यम है। यह प्रत्येक वर्ष नगर पालिका, नगर निगम या स्थानीय प्रशासन के द्वारा रखा जाएगा और इसे पारित किया जाएगा और उसके अनुरूप ही पूरी वर्ष पर्यंत उनकी योजनाएं बनाई जाएगी। इसमें नगर निगम के आय व्यय की विविधता व उचित दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाता है, जिसका आधार मानकर बजट बनाया जाता है। अंशदान, अनुदान, सहायता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये एक विधिक आवश्यकता भी है क्योंकि वित्तीय बजट जो भी होगा राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो जिससे न तो बियॉन्ड दो खर्च कर सकता है न बियॉन्ड आय होगी। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए एक बजट बनाना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के जो बात आती है वह यह आती है
कि स्थानीय शासन अब मजबूत है, स्थायी है और एक प्लानिंग के साथ देश भर में कार्य कर रहा है।